मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एओन नाम की कंपनी को, जो लाइफ टाइम डोनेशन नाम की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करती है। इनका मानना था कि अगर किसी एक शख्स का डीएनए किसी और शख्स के डीएनए से मैच हो जाता है तो वो लोग अपनी लाइफ टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं। अमीर आदमी पैसों के बदले दूसरे इंसान का लाइफ टाइम ले सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बस यही है कि जो गरीब आदमी होंगे वो अपनी लाइफ टाइम देकर कुछ पैसे कमा लेंगे और उन पैसों से बस यही होगा कि उन्हें अपनी लाइफ टाइम के बदले बची कुची लाइफ अच्छे से जीने को मिल जाएगी। इस कंपनी का एक मैनेजर था जिसका नाम था मैक्स, और ये एक डोनर के पास आया था जो कि एक 18 साल का लड़का था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी और उस देश से निकलकर दूसरे देश जाना चाहती थी ताकि वो वहाँ जाकर अपनी लाइफ बना सके, लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा था और ना ही इतने पैसे थे कि वो इतना दूर ट्रैवल कर सकें। और उनका प्लान था कि वो दूसरे कंट्री में जाकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन उनके पास स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रा भी सेविंग्स नहीं थी। अब यहाँ पर मैक्स बताता है कि अगर तुम अपनी लाइफ टाइम का 15 साल देते हो तो जिस आदमी के पास तुम्हारी लाइफ जाएगी वो तुम्हें 7 लाख यूरो देगा। अब यहाँ पे वो लड़का कहता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ 3-4 साल ही देने होंगे, लेकिन 15 साल तो बहुत ज़्यादा है। जिस पे मैक्स कहता है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि तुम जितनी ज़्यादा लाइफ टाइम दोगे तुम्हें उतने ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। और तुम खुद ही देखो यार, अगर तुम्हें 15 साल की लाइफ टाइम के बदले इतने सारे पैसे मिल जा रहे हैं कि तुम दूसरी कंट्री में जाकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सको, अपनी पढ़ाई पूरी कर सको, तो इसमें क्या बुराई है। अब यहाँ पे वो लड़का मान जाता है क्योंकि मैक्स मस्का लगाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर था। उसके बाद हम देखते हैं एओन कंपनी को, जहाँ पर उस कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन आई हुई थी और आज उसकी स्पीच भी थी। और आज ही कंपनी का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सिलेक्ट होने वाला था और ये प्राइज़ किसी और को नहीं बल्कि मैक्स को मिलता है, क्योंकि उसने टोटल 276 साल की एक बड़ी डील लाकर एओन कंपनी को दी थी, जो कि अभी तक किसी भी एम्प्लॉय ने नहीं दी थी। इसी के साथ सोफी ये भी बात बताती है किसी भी इंसान का मरना हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या होगा अगर हम उस इंसान को ज़्यादा लाइफ टाइम दे सकें। वो कामयाबी की एक नई मिसाल बना देगा और शायद वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को और डेवलप कर सकेगा। एग्जाम्पल के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला और माइकल जैक्सन को ले लो। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया, लेकिन कम उम्र में ही चल बसे। अगर क्या होता कि इनके पास कुछ ज़्यादा साल होते। अब डेथ को इवेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको रोकने का इलाज हमारे पास है, और इसकी पहली सीढ़ी बनेंगे हमारी कंपनी के कुछ साइंटिस्ट जो कि कुछ साल ज़्यादा जिएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी को और डेवलप करेंगे और उसे एक लंबी ऊंचाई पर ले जाएंगे, जिसमें से ऑलरेडी 15 साइंटिस्ट को हमने एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया है। इस प्रोसेस को होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, यानी कि जिनकी एज ली जाती है वो 2 से 3 दिन में बूढ़े हो जाते हैं और जिनको एज मिलती है वो 2 से 3 दिन में जवान हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना हुआ। अब ऐसे ही लोगों का एक ग्रुप था एडम नाम का, और इस ग्रुप के एक बंदे ने उन 15 साइंटिस्ट को मार दिया था। अब इनका अगला टारगेट था इस कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन, जिसके बाद हम इस कहानी की एक और लीड कैरेक्टर एलिना को देख पाते हैं, जिसने अभी रिसेंटली ही एक नया अपार्टमेंट लिया था। और वहीं पर मैक्स भी आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की रिसेंटली शादी हुई थी, मगर इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस अपार्टमेंट को ओन कर सकें, इसलिए उन्होंने इसे इंश्योरेंस पर लिया होता है। एलिना एक बैंक में जॉब करती थी जिसमें उसके सीनियर के साथ काफ़ी अच्छी जमती थी, जिसने उसकी हेल्प की थी ये अपार्टमेंट लेने में। हालांकि इस अपार्टमेंट का रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैक्स कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाया गया है, मैं अब मैनेजर की पोस्ट पर आ चुका हूँ और हम जल्द ही इस अपार्टमेंट का सारा लोन चुका देंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिना मैक्स को अपने घर लेकर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात वो अपनी मॉम डैड से करवाती है। एलिना के डैड मैक्स से पूछते हैं कि तुम उसी कंपनी में काम करते हो ना जो कि लाइफ टाइम डोनेशन की टेक्निक पर काम करती है, क्या तुम मुझे भी 20 साल जवान कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी अपने हसीन पल वापस जीने हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि लाइफ टाइम डोनेशन की प्रोसेस के लिए इतना पैसा लगेगा कि आप 20 साल जवान तो हो जाएंगे, मगर उन पैसों को कमाने के लिए अगेन आपको 40 साल लग जाएंगे। जिस पे एलिना की मॉम कहती है कि हाँ, ये तो फालतू की बकवास करते रहते हैं, तुम बताओ तुम्हारा काम वगैरह कैसा चल रहा है। और फिर एक अच्छी फैमिली डिनर के बाद मैक्स और एलिना वापस आ रहे होते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट में आग लग चुकी होती है और उनका ये नया घर जलकर राख हो चुका होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये दोनों अपने अपार्टमेंट का इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तो वहाँ की एम्प्लॉई इन्हें बताती है कि आपने कोई तो कैंडल जली छोड़ दी होगी और उसी वजह से घर में आग लग गई होगी, और कंपनी ऐसे मामलों में कोई भी क्लेम पास नहीं करती। या तो आपको 2.5 बिलियन यूरो पे करने होंगे या फिर दूसरी सिक्योरिटी जो कि आपने टाइम डोनेशन के साथ में ली थी वो देनी पड़ेगी, जो कि थी 40 साल।
जिसे सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैक्स कहता है कि उसके पास एक रेसिपियन है। रेसिपियन मतलब कि जिसके साथ आप अपना डीएनए मैच करा सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर उस कंपनी के एम्प्लॉय बोलती है कि हमारे पास आपका डाटा फीड था और हमें पता चला है कि जो आपका रेसिपियन था उसकी रिसेंटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब क्योंकि मैक्स अपनी लाइफ टाइम डोनेट नहीं कर सकता था, इसलिए सारा लोड एलिना पर आ जाता है और ये बात सुनकर मैक्स थोड़ा भड़क जाता है और वो बोलता है कि मैं एऑन कंपनी में काम करता हूँ और मैं वहाँ की सीईओ सोफी से बात करूँगा इस बारे में, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स उनसे बात करने जाता है तो सोफ़ी उससे कहती है कि तुम अपनी फ़ाइल मुझे दे देना, मैं इस पे सोचकर तुम्हें बताऊंगी। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन सोफ़ी उसे कोई आंसर नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें सोफ़ी के अलावा बाकी सभी मेंबर्स उससे बहुत ज़्यादा यंग थे, यानी कि उन सभी को अपना रेसिपियन मिल चुका था और उन्होंने ऑलरेडी अपनी एज को कम करा लिया था, मगर सोफ़ी को अभी तक अपना कोई भी रेसिपियन नहीं मिला था। और यही रीज़न था कि उसने अभी तक इस कंपनी पे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। और बोर्ड मेंबर्स का कहना था कि अब आपको नई रिसर्च पर पैसे नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि अब हमें हमारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अब आप बिना मतलब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे खर्च कर रही हो। अब यहाँ पर सोफ़ी रुकती नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको उसका मैच नहीं मिला था और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहती थी कि जिससे बिना डीएनए मैच कराए ही लाइफ टाइम एक्सचेंज किया जा सके। अब इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो दिन आ गया था जब एलिना को अपनी 40 साल डोनेट करने थे। अब यहाँ पर एलिना बहुत अपसेट होती है और वो पुलिस वाले और बाकी सभी लोगों से कहती है कि प्लीज़ मेरी जवानी मुझसे मत छीनो, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है, शादी करनी है, बच्चों के साथ खेलना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा होता है और उसे उस प्रोसेस के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस से एलिना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ऊपर से इनके पास कोई अपार्टमेंट नहीं था, इसलिए वो लोग एक जगह रेंट पे रह रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही एक दिन होता है उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही दूसरा दिन बीतता है वो 70 साल की बूढ़ी औरत लगने लगती है। एलिना अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है, क्योंकि उसने जो सपने मैक्स के साथ सोचे थे वो अब उन्हें कभी जी नहीं सकती और ऊपर से मैक्स भी अभी जवान लड़का था, तो आखिर वो क्यों उसका टाइम वेस्ट करे। इसलिए उसने मैक्स को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया और अपने मॉम डैड के पास रहने के लिए चली गई। अपनी बेटी की हालत को देखकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम भी उससे छोटी लग रही थी। अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर मैक्स एक पार्क में बैठा होता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और उसे ड्रग्स ऑफर करती है और उसे बोलती है कि इसे खा लो और लाइफ के मज़े लो। मगर मैक्स को उस पर शक होता है कि आखिर इतनी छोटी सी बच्ची इतना दिमाग कैसे रख सकती है, जिससे मैक्स को पता लग चुका होता है कि इसने भी अपनी एज को डिग्रेड करवाया है। और जब वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सुंदर चेहरा कहाँ से पाया, क्योंकि एऑन कंपनी वाले ऐसी एजिंग करवाने के लिए खरबों ले लेंगे, तुमने ज़रूर कहीं से सस्ते में करवाया है। जहाँ पे वो उसे एक दूसरे कंपनी का नंबर देती है और उसके बारे में बताती है, जो कि ये सारा काम सस्ते में करवा देती है। मगर ये डील सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए ही वैलिड होती है। इस काम को करने में मैक्स को करीब 2 लाख यूरो लगने वाले थे और साथ ही एक रेसिपियन भी चाहिए था जिसका डीएनए एलिना के डीएनए से मैच कर सके, जो कि उसे एटलीस्ट आधी लाइफ टाइम तो दे ही सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मैक्स अपना ऑफिस में अपने पैसे लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि एलिना की लाइफ टाइम और कोई नहीं बल्कि सोफी थाइसन ने ली है। अब इस बात से मैक्स काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और काफ़ी प्लानिंग के बाद वो सोफी थाइसन को किडनैप कर लेता है और वहाँ पे वो एडम्स ग्रुप का सिंबल बना जाता है, ताकि सबको लगे कि ये किडनैपिंग उसके राइवल ग्रुप ने किया है और शक उस पर ना आए। और अगले दिन वहाँ पर एऑन कंपनी की सिक्योरिटी के साथ साथ एक रीवा नाम की ब्लैक कमांडो और विक्टर नाम का एक बंदा आता है और ये लोग ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि ये किडनैपिंग मैक्स ने ही की है और फिर वो लोग मैक्स का पता लगाने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स किसी तरह सोफी और एलिना को उस प्लेस तक लेकर जाने वाला था जहाँ पे एंटी एजिंग की प्रोसेस होने वाली थी और वो जगह थी लुथियाना। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक शिप का यूज़ करते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन शिप के सीसीटीवी कैमरे से मैक्स और एलिना का पता चल जाता है और अब ये बात एऑन कंपनी और पूरी सिक्योरिटी वालों को पता चल चुकी थी, इसलिए शिप जहाँ पे लैंड करने वाली थी वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी लगा दी गई थी। अब ये बात मैक्स को पता चल जाती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वो सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे जान से मार दिया जाएगा, साथ ही साथ वो एलिना की लाइफ भी वापस नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक फैमिली का सहारा लेता है। वो उन्हें धमकाता है और बच्चों के ऊपर गन पॉइंट करके मैक्स बोलता है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहना और अगर पुलिस वाले कुछ पूछते हैं तो कॉन्फिडेंटली उन्हें बोलना कि हम बस यहाँ घूमने आए थे। अब यहाँ पे ये लोग निकल तो जाते हैं, बट एलिना को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ बचाने के लिए दूसरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऊपर से ये बात भी कंफर्म नहीं थी कि ये लड़की सोफी थाइसन है या फिर उसकी बेटी मैरी थाइसन।
अब ये लोग रात रुकने के लिए एक सुनसान होटल में जाते हैं। अब वहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ मैरी थाइसन कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरी मॉम है, और सच बताऊँ तो मेरी मॉम जो टाइम डोनेशन का काम करती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अब यहाँ पे मैक्स कहता है कि तुम चाहे जो भी कहो, अगर तुम दोनों माँ बेटी हो तो भी तुम दोनों के जीन्स सेम ही होंगे, इसलिए एक बार एलिना की लाइफ टाइम वापस आ जाए तो उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी आपस में देख लेना कि तुम दोनों को कितनी लाइफ टाइम शेयर करनी है। अब बात यहाँ पर ये थी कि मैक्स को अभी भी लग रहा था कि 40 साल उम्र कम होने की वजह से सोफ़ी इतनी यंग दिख रही है, और उसको लग रहा था कि मैरी असल में सोफ़ी ही है। लेकिन जब मैरी नहाने जाती है तो एलिना उसे देख रही होती है, लेकिन यहाँ उसके बॉडी पे लाइफ टाइम एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस के निशान नहीं दिख रहे होते, क्योंकि इसमें बहुत से कट लगे होती हैं और इस लड़की की बॉडी पर एक भी कट नहीं थे, इसलिए उसे लग जाता है कि हाँ ये मैरी ही है। उसके बाद एलिना मैक्स को जाकर बताती है कि ये लड़की सोफ़ी नहीं बल्कि मैरी ही है, क्योंकि इसके बॉडी पर कोई भी कट वगैरह नहीं है, जिसमें मैक्स बताता है कि एज कम होने की वजह से बॉडी पर सारे निशान हट जाते हैं, और हम कैसे मान लें कि ये सोफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने जिस गार्ड को सोफ़ी के साथ जाते हुए देखा था उसी गार्ड के साथ ये भी थी। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से मैरी छुप के निकल जाती है। मैरी भागती भागती एक दलदल में फंस जाती है, और जब वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो इन्हीं दोनों को वहाँ जाकर उसे बचाना पड़ता है। अब एक तरफ रीवा और उसकी टीम इन दोनों के पीछे पड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ एडम्स ग्रुप के भी लोग इनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उन तक ये बात पहुंच चुकी थी कि किसी ने उनका नाम लगाकर एओन कंपनी के सीईओ को किडनैप कर लिया है। अब उन लोगों का मोटिव ये था कि अगर किसी ने उनका नाम लगाकर किडनैपिंग की है तो क्यों की है, और अगर की है तो फिर हम सीईओ को मार देते हैं ताकि उसके मरने से ये कंपनी चल ना पाए। अब इससे पहले कि रीवा और उसकी टीम उन तक पहुंचती, एडम्स ग्रुप वाले उन तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एडम्स ग्रुप वाले उनसे पूछताछ करते हैं, जिसपे मैरी बताती है कि मैं सोफ़ी नहीं हूँ, उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम मैरी है और तुम लोग मुझे छोड़ दो। अब यहाँ पर बहस चली रही होती है कि तभी एडम्स ग्रुप वाले एलिना के हाथ में गन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइफ घटी है वो इसी की वजह से गई है, तो इसको मार दो और किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब एलिना हाथ में गन तो ले लेती है, लेकिन उसे मारती नहीं है, और तभी वहाँ पे रीवा और उसकी टीम पहुँच जाती है, जिस पे एडम्स ग्रुप वाले बोलते हैं कि मैक्स तुम बाहर जाओ और सिचुएशन को संभालो, उनसे बोलो कि असली सोफ़ी को बाहर लाएं। और फिर मैक्स बाहर जाकर डिमांड करता है कि असली सोफ़ी को बुलाया जाए, जिस पे रीवा की तरफ से रिप्लाई आता है कि तुम सोफ़ी की बेटी मैरी को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी वाइफ के 40 साल लौटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैक्स कहता है कि मैं कैसे मान लूँ, पहले तुम मेरी वाइफ के 40 साल लौटाओ, जिस पे असली सोफ़ी थाइसन आती है और कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पास मेरी बेटी है और वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी इन सब के बीच रीवा को ये बात माइंड में खटकती है कि मैक्स को कंफर्म कैसे हुआ कि सोफ़ी थाइसन अपनी बेटी को बचाने आएगी, और तब उसे विक्टर पे शक होता है और उसे लगता है कि विक्टर एडम्स ग्रुप से मिला हुआ है और उसने ही ये सब बातें अपनी टीम के साथ लीक कर दी, और उसका शक सही था। इस वजह से वहाँ पे एडम्स ग्रुप और एओन कंपनी के बीच एक गैंग वॉर हो जाती है, जिसमें एओन कंपनी के सीईओ सोफ़ी थाइसन और एडम्स ग्रुप की लीडर भी मारी जाती है गोली लगने से। साथ ही साथ विक्टर की भी डेथ हो जाती है, जिससे रीवा प्यार करने लगी थी। जिसके बाद मैक्स ऊपर जाता है तो देखता है कि मैरी एलिना को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलिना मैरी को बेहोश कर देती है और फिर वो मैरी को कार में डाल देती है और टाइम डोनेशन की प्रोसेस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे मैक्स एलिना को टाइम डोनेशन की प्रोसेस करने से रोक देता है, जिसपे एलिना मैक्स को गाड़ी से उतार देती है और अकेले ही टाइम डोनेशन की प्रोसेस के लिए चली जाती है, और फिर वो जाती है और मैरी का टाइम ले लेती है और मैरी को छोड़ देती है। जिसके बाद मैरी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम सोफ़ी जिंदा थी, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिना मैक्स को छोड़ चुकी होती है और अब किसी और के साथ रहने लगी है, और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स ने एडम्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।